नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में पढ़ा आपने संसाधन एवं विकास पाठ से कि भारत में भू उपयोग किस प्रकार से होता है, भारत में भू उपयोग का प्रारूप क्या है। इसके बाद में आपने भू संसाधन का जो निम्नीकरण है या संरक्षण है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज इस अध्याय में संसाधन एवं विकास अध्याय से ही हम मृदा संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि मृदा संसाधन क्या है। तो देखिए, मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है और नवीनीकरण और प्राकृतिक संसाधन है। ये मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है, नवीनीकरण और प्राकृतिक संसाधन है। मृदा संसाधन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का क्या करती है, पोषण करती है। तो अपन बात करते हैं मृदा संसाधन की। मृदा संसाधन कि मृदा एक महत्वपूर्ण एवं प्राकृतिक नवीनीकरण संसाधन है। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक नवीनीकरण संसाधन है। मृदा का मतलब तो आप जानते होंगे कि मिट्टी को ही मृदा कहा जाता है। तो मृदा एक क्या है, महत्वपूर्ण एवं प्राकृतिक और नवीनीकरण संसाधन है। तो पिछले जो संसाधनों के बारे में आप पढ़े थे, जल के बारे में पढ़ा था कि जल भी नवीनीकरण संसाधन है और मृदा भी क्या है, एक नवीनीकरण संसाधन है। आगे अपन इसी अध्याय से चर्चा करते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का क्या करती है, पोषण करता है। यानी छोटे से जीव से लेकर के और बड़े जीव तक, चाहे वो छोटे से छोटे शैवाल से लेकर के बड़े बड़े जो हाथी हैं, व्हेल मछली हैं, मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणी जात हैं, पक्षी हैं, इन सब का जो पोषण जो होता है वो मृदा पर ही होता है। तो मृदा एक महत्वपूर्ण और प्राकृतिक नवीनीकरण संसाधन है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का क्या करती है, पोषण करती है। अब पढ़ते हैं अपन कि जो मृदा की जो संरचना है, मृदा किस प्रकार बनती है। तो मृदा एक जीवंत तंत्र है। मृदा एक जीवन तंत्र है। और देखिए, कुछ सेंटीमीटर मृदा को बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। लाखों वर्षों का समय लगता है। कि कुछ सेंटीमीटर मृदा को बनने में ही कई लाखों वर्षों का क्या लगता है, समय लगता है। अब बात करते हैं अपन कि मृदा बनती कैसी है। तो मृदा को बनाने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो मृदा बनाने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व करने वाले कारक
अब बात आती है कि भाई जो मर्दा है इसको बनाने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि मर्दा बनती कैसी है, मर्दा को बनाने वाले जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं। तो इन कारणों की अगर अपन बात करते हैं तो इन कारणों में आते हैं उच्चावच, जनक शैलें, विभिन्न प्रकार की जो जनक शैलें होती हैं, जनक शैलें या चट्टान, तीसरे नंबर का जो कारक आता है इसी के अंतर्गत वो आता है जलवायु, वनस्पति, कि मर्दा को बनाने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वो उच्चावच है, जनक शैलें हैं, जलवायु है, वनस्पति है और अन्य प्रकार के जीव पदार्थ, अन्य प्रकार के जीव पदार्थ मिलकर, ये सभी कारक मिलकर मर्दा को बनाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। अब प्रश्न आता है कि मर्दा बनाने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उच्चावच है, जनक शैलें हैं, जलवायु है, वनस्पति है और विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थ हैं। इसमें देखिए कि मर्दा बनाने की प्रक्रिया में अनेक प्रकार के जो तत्व हैं वो भी योगदान देते हैं। जैसे अपन बात करते हैं मर्दा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देने वाले तत्व, तो मर्दा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देने वाले जो तत्व हैं उनमें विभिन्न प्रकार देखिए, तापमान परिवर्तन, बहता जल, इसके अलावा अगर हम चर्चा करते हैं तो तापमान परिवर्तन हो गया, बहता जल हो गया, पवन है, पवन, हिमनद, ये सभी कारक मर्दा बनाने की प्रक्रिया में क्या देते हैं, योगदान देते हैं। अब बात आती है कि मर्दा बनाने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारतीय मर्दाओं को कई भागों में बांटा जाता है। अब बात आती है कि मर्दा संसाधन क्या है, तो मर्दा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो आप जो ये नोट्स वगैरह हैं ये साथ साथ उतारते रहा करो ताकि आपको कोई वर्जन न पड़े। कि मर्दा संसाधन क्या है, कि मर्दा एक महत्वपूर्ण एवं प्राकृतिक और नवीनीकरण संसाधन है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का क्या करती है, पोषण करती है। मर्दा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर मर्दा को बनने में ही लाखों वर्षों का क्या लगता है, समय लगता है। अब बात आती है कि मर्दा बनाने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। उच्चावच है, जनक शैलें हैं, जलवायु है, वनस्पति है और अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के जैव पदार्थों के कारण मर्दा का निर्माण होता है। अब मर्दा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो तापमान का परिवर्तन। आप जानते हो कि भारत में 6 प्रकार की ऋतु चलती है। तापमान परिवर्तन ही है, गर्मियों में मौसम गर्म रहता है, सर्दियों में ठंडा रहता है। बहता हुआ जल की जो क्रियाएं हैं, हवाएं हैं और हिमनद है, ये मर्दा को बनाने की प्रक्रिया में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण क्या है, तत्व हैं। उतार सकते हो आप इसको। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि रंग,
गठन, आयु और रासायनिक भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के प्रकार। अब बात करते हैं कि भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। तो हम जानते हैं कि भारत एक भौगोलिक विभिन्नताओं से भरा हुआ क्या है, देश है, और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जिसकी चर्चा अपन इस यूनिट में करेंगे। तो भारत की मृदाओं के प्रकार, भारत की मृदाओं के प्रकार। कि भारत की मृदाओं के कौन कौन से प्रकार हैं। तो मृदाओं के प्रकार को हम कई भागों में बांट सकते हैं। रंग, गहराई, गठन, आयु। कि भारत की जो मृदाओं के प्रकार हैं उनको हम इस आधार पर इनकी कौन सी मृदा किस प्रकार की है, तो इसके लिए जो मापदंड है वो है रंग के आधार पर, गहराई के आधार पर, गठन के आधार पर, आयु के आधार पर और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर। रासायनिक व भौतिक गुणों के आधार पर। रासायनिक व भौतिक गुणों के आधार पर। अब बात करते हैं, प्रश्न बनता है कि रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक व भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया है, या कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, या कितने प्रकार की मृदाएं हैं। तो भारत की मृदाओं के प्रकार में रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक व भौतिक गुणों के आधार पर जो भारत की जो मृदाएं हैं वो अनेक प्रकार की हैं। जैसे जलोढ़ मृदा है, इसके बाद में काली मृदा है, लाल पीली मृदा है, लेटेराइट मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है, वन मृदा है। ये कई प्रकार की मृदाएं हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जलोढ़ मृदा। पहली प्रकार की जो मृदा आ रही है वो है जलोढ़ मृदा। दूसरे प्रकार की मृदा है काली मृदा। तीसरे प्रकार की मृदा की बात करते हैं तो लेटेराइट मृदा। चौथे नंबर पर लाल पीली मृदा। मरुस्थलीय मृदा। और छठे नंबर पर वन मृदा। तो देखिए, भारत की जो मिट्टी है वो अनेक प्रकार की है, जिसका वर्णन हम रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर करेंगे। तो भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये 6 प्रकार की जो मृदा है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है जलोढ़ मृदा। दूसरे नंबर पर आती है काली मृदा। तीसरे नंबर पर आती है लेटेराइट मृदा। चौथे नंबर पर आती है लाल पीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। आप कैसे भी लिख सकते हो इनको, पहले से आप मरुस्थलीय मृदा लिख सकते हो, लाल पीली मृदा लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ध्यान रहे कि भारत में जो मृदाओं के जो प्रकार हैं, रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर जो भारत की जो मृदाएं हैं वो 6 प्रकार की हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल पीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। इन मृदाओं की अपना अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आती है जलोढ़। तो अपन बात कर रहे थे मृदाओं के प्रकार की। तो जलोढ़ मृदा सबसे पहले नंबर पर आती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। अब इस जलोढ़ मृदा के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 कि यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। यह भारत की
सबसे महत्वपूर्ण मृदा है यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है जो विस्तृत रूप से फैली हुई है। तो बात करते हैं अपन जलोढ़ मृदा की। तो जलोढ़ मृदा यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है जो विस्तृत रूप से क्या है, फैली हुई है। इस मृदा की अगर अपन बात करते हैं नंबर 2 कि भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। मृदा से बना हुआ है। जिस देखिए कि भारत का जो भौतिक प्रदेशों में जो उत्तर का विशाल मैदान आता है वो सारा का सारा किससे बना हुआ है, जलोढ़ मृदा। और इसके देखिए जलोढ़ मृदा के बनाने में जलोढ़ मृदा के बनाने में हिमालय से निकलने वाली तीन महत्वपूर्ण नदियां जिसमें आती है गंगा नदी, सिंधु नदी और तीसरे नंबर पर आती है ब्रह्मपुत्र नदी। नदियों का मुख्य योगदान है। देखिए कि जो भारत का जो विस्तृत मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान, ये सारा का सारा जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। जलोढ़ मृदा को बनाने में हिमालय से निकलने वाली तीन महत्वपूर्ण जो नदियां हैं, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इनके द्वारा बहाकर लाया गया जो जल है उसी के योगदान से जलोढ़ मृदा का ये विस्तृत क्या बना है, मैदान बना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि ये मृदाएं मृदा एक सकड़े गलियारे की तरह, गलियारे के रूप में, ये मृदा एक सकड़े गलियारे के रूप में राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। ये मृदा एक सकड़े गलियारे के रूप में राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं चौथे नंबर पर, तो भारत का पूर्वी तटीय प्रदेश भी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। कि भारत का पूर्वी तटीय जो प्रदेश है या पूर्वी तटीय मैदान है, प्रदेश या मैदान, कचरा
कृष्णा, कावेरी, महानदी के जो डेल्टे हैं, डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं, जलोढ़ मृदा से बने हैं। तो बात आती है कि भारत का जो पूर्वी तटीय प्रदेश है या मैदान है वो कृष्णा, कावेरी, महानदी डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बना है। कि जो कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, महानदी है, इनके द्वारा बाहर चलाया गया जो जल है, इससे जो डेल्टे हैं वो भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। अब बात आती है कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो जलोढ़ मृदा की जो विशेषताओं की अगर अपन चर्चा करते हैं, देखिए नंबर 5 आप उतार सकते हैं इनको। भारतीय मृदाओं में जलोढ़ मृदा यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है जो विस्तृत रूप से फैली हुई है। दूसरे नंबर पर भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है और जलोढ़ मृदा के बनाने में हिमालय से निकलने वाली 3 महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये मृदा एक सकड़े गलियारे के रूप में राजस्थान और गुजरात तक क्या है फैली हुई है। मानचित्र में अपन देखेंगे इसके बारे में। चौथे नंबर पर है कि भारत का जो पूर्वी तटीय प्रदेश या मैदान है वो कृष्णा, कावेरी और महानदी के जो डेल्टाई क्षेत्र है वो भी जलोढ़ मृदा से बने हैं, क्योंकि इन नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया जो जल है उसके द्वारा जो मिट्टी आई है उसी के द्वारा ये मैदानी विभाग बना है। 5वें नंबर पर इसी में अगर अपन चर्चा करते हैं कि जलोढ़ मृदा की विशेषताओं में आती है तो सामान्य परिचय हो गए। इसके बाद देखिए 5वें नंबर की अगर अपन चर्चा करते हैं तो बात आती है कि जलोढ़ मृदा में रेत व सिल्क, जलोढ़ मृदा में रेत व सिल्क, रेत व सिल्क, मृत्तिका कि जलोढ़ मृदा में रेत व सिल्क व मृत्तिका जो के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। तो जलोढ़ मृदा में किस किस के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं? तो रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। और देखिए कि हम बात करते हैं कि नदी मुहाने की घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों के जो आकार है वो बढ़ता जाता है और नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भाग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। तो देखिए आगे बात करते हैं अपन 6 नंबर पर कि इस नदी घाटी के ऊपरी भाग में अगर अपन जाते हैं भाग में जैसे ढाल बंध के समीप नदी घाटी के ऊपरी भाग में ढाल के समीप मोटे कणों इस नदी घाटी के ऊपरी भाग ढाल समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। मोटे कणों वाली मृदाएं पाई जाती हैं जिसको ऐसी मृदाओं की पर्वत की तलहटी पर बने मैदान जैसे चौक्षेत्र, ऐसी मृदाओं की तलहटी पर बने
मैदानों को जो 9th क्लास में आप पढ़े हैं तथा तराई, तो तथा तराई में यह मृदा पाई जाती है, यह मृदा पाई जाती है, तो तथा तराई में यह मृदा पाई जाती है। तो जैसे जैसे हम नदी घाटी के ऊपरी भाग में ढाल के समीप जाते हैं तो वहाँ मोटे कणों वाली मृदाएं पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। ऐसी मृदाओं की तलहटी पर बने मैदान जैसे जो है तराई है, वहाँ इसी प्रकार की जो मृदा है वो पाई जाती है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं कि देखिए कि जो जलोढ़ मृदा है वो किसके लिए उपजाऊ है, इसकी अपन बात करते हैं। तो जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस, जलोढ़ मृदा में फास्फोरस, पोटास और जलोढ़ मृदा में फास्फोरस, पोटास और चूना पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है, फास्फोरस, पोटास और चूना युक्त होती हैं ये। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से फसलों की खेती की जा सकती है। तो इसमें आती है कि यह मृदा चावल, जिसको अपन धान बोलते हैं, ये मृदा चावल, गेहूं, गन्ना, ये मृदा चावल, गेहूं, गन्ना और दालें के लिए उपजाऊ है। जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। तो मुख्य रूप से चावल, गेहूं, गन्ने और दालें के लिए ये उपजाऊ है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो जलोढ़ मृदा में गहन कृषि की जाती है। जलोढ़ मृदा में गहन कृषि की जाती है और यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि गहन कृषि होती क्या है। तो देखिए, आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि गहन कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ कृषि के ऊपर जनसंख्या का अधिक दबाव हो। कि गहन कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है कि जहाँ कृषि के ऊपर जनसंख्या का अधिक क्या हो, दबाव हो। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, भूमि कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा की जाने वाली जो कृषि है उसको हम गहन कृषि की जाते हैं। तो जलोढ़ क्षेत्रों में सिंचाई की वैसे ही पूर्ति हो जाती है, तो इस कारण इन क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि जो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के प्रकार, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के प्रकार। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के प्रकार। तो देखिए, अब बात कर रहे थे अपन जलोढ़ मृदा की, तो जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के प्रकार
तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 कि आयु के आधार पर जो जलोढ़ मृदा है उसको कितने भागों में बांटते हैं। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा जाता है, जो आप पढ़ भी चुके हो पहले, बांगर और खादर। बांगर, इसको पुराना जलोढ़ बोलते हैं, पुराना जलोढ़। तो बांगर और खादर के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो कि बांगर क्या है। बांगर को पुराना जलोढ़ कहा जाता है कि जहां प्रतिवर्ष, वह स्थान जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, कि वह क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, इसे बांगर या पुराना जलोढ़ कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है खादर, इसको नवीन जलोढ़ बोलते हैं। बांगर को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़। अब ये नवीन जलोढ़ क्या होता है? इसका बिल्कुल अपोजिट है। वह क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष, वह क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, बाढ़ का पानी पहुंचता है, इसको हम खादर या नवीन जलोढ़ कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटते हैं। बांगर पुराना जलोढ़, वह क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, बांगर कहलाता है, पुराना जलोढ़ कहलाता है। खादर वह क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, नवीन जलोढ़ कहलाता है। इन दोनों में, खादर और बांगर में एक अंतर और है कि खादर मृदा बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। खादर में इसमें महीन कण पाए जाते हैं, महीन कण पाए जाते हैं। महीन कण पाए जाते हैं बांगर की तुलना में, बांगर की तुलना में। तो देखिए कि जलोढ़ मृदा, कई बार पूछ लेता है बांगर किसे कहते हैं, कि पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। खादर किसे कहते हैं? नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। और बांगर की तुलना में खादर में महीन कण पाए जाते हैं। बांगर की तुलना में खादर में महीन, खादर मृदा में बांगर की तुलना में महीन कण पाए जाते हैं। तो ये थी जलोढ़ मृदा। तो देखिए, तो जलोढ़ मृदा के बारे में आपने पढ़ा कि जलोढ़ मृदा क्या है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है, यह भारत की क्या है? सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। और यह मृदा जो है वो अत्यधिक क्या है? उपजाऊ है, और एक विस्तृत भूभाग में भारत में ये फैली हुई है। पूरा का पूरा जो उत्तर का विशाल मैदान है वो जलोढ़ मृदा से ही बना है, क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो हिमालय से निकलने वाली नित्यवाहिनी नदियां हैं, वर्ष भर बहने वाली जो नदियां हैं, इनके द्वारा कर बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा ये बना हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो पूर्वी तटीय जो क्षेत्र है उसमें जो डेल्टाई क्षेत्र है, महानदी घाटी डेल्टा क्षेत्र है, कावेरी है, कृष्णा है, ये भी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है।
इसके बाद में अपन बात करते हैं तो ये एक सकड़े गलियारे के रूप में राजस्थान और गुजरात तक क्या है, फैली हुई है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपरी ढलान वाले भाग के समीप जाते हैं तो इस जलोढ़ मृदा के जो कण क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जो विशेषकर चौक और तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जलोढ़ मृदा में चूना, फास्फोरस और पोटास युक्त होती है। इसके अलावा देखिए कि जो जलोढ़ मृदा है इसमें विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से चावल हो गया, गेहूं हो गया, विभिन्न प्रकार की दालें हो गई। इसके अलावा यहाँ गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि कहते किसे हैं कि वह कृषि जहाँ जनसंख्या का कृषि पर दबाव क्या हो, अधिक हो, जहाँ सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है, गहन कृषि कहलाती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है कि बांगर, जहाँ पुराना जलोढ़ भी कहा जाता है इसको, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। दूसरा आता है खादर, नवीन जलोढ़ बोलते हैं, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है। और खादर में बांगर की तुलना में महीन कण पाए जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि मानचित्र के द्वारा भी हम इसको देख सकते हैं, तो आप इसको देख भी सकते हो। भारत में तो देखिए कि जो ये क्षेत्र है ये तो उत्तर का विशाल मैदान हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये हो गया हिमालय उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो हिमालय जो भारत का पहला भौतिक प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसको हिमालय प्रदेश भी कहा जाता है। इससे जो निकलने वाली जो नदियां हैं, सिंधु नदी। इसके बाद में अपन बात करते हैं गंगा नदी, गंगा, और यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा था सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इसके द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी है, इससे बनाया पड़ा उत्तर का जो विशाल मैदान है, ये क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र की अपन तुलना करते हैं तो ये क्षेत्र हो गया उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। तो ये हो गई जलोढ़ मृदा क्षेत्र। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि पूर्वी तटीय प्रदेशों की अपन बात करते हैं। तो पूर्वी तटीय प्रदेशों में देखिए जो ये पूर्वी तटीय जो प्रदेश है, उत्तर का मैदान, और पूर्वी तटीय मैदान।
ये सारा का सारा जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो आप उतार भी सकते इसको। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, तो एक सकड़े गलियारे के रूप में ये मृदा, ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, यहाँ तक क्या है ये फैली हुई है। और भारत के सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्रफल पर ये फैली हुई है। और पूर्वी तटीय मैदान में जो कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, इन नदियों के द्वारा बाहर लाई गई मिट्टी के द्वारा भी ये बना हुआ है। उतार सकते हो आप इसको। इसके अलावा देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं कि जलोढ़ मृदा हो गई, और इसी प्रकार देखिए मृदा के प्रकारों में ही अपन चर्चा करते हैं कि काली मृदा, कि भाई काली मृदा क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब नंबर 2 आती है विभिन्न प्रकार की जो मृदाओं के प्रकार हैं, उसी में ही नंबर 2 पढ़ते हैं अपन कि काली मृदा। ये मृदा तो आपने देखी भी होगी, जहाँ जल भराव क्षेत्र होता है वहाँ इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसको अपन काली मिट्टी बोलते हैं। तो देखिए काली मृदा क्या है। सबसे पहले देखिए इस मृदा का रंग काला होता है। इस मृदा का रंग काला होता है, इसे रेंगर मृदा भी कहा जाता है। रेंगर मृदा भी कहा जाता है। कि इस मृदा का जो रंग है वो कैसा होता है, काला होता है। इस कारण इसे रेंगर मृदा भी कहा जाता है। और देखिए कि यह मृदा कपास के लिए या कपास की कृषि के लिए अधिक उपजाऊ है, अधिक उपजाऊ है। इस कारण से इसे कपास मृदा भी कहा जाता है। इस कारण इसे कपास मृदा भी कहा जाता है। यहां से प्रश्न बन रहा है कि कपास मृदा किसे कहते हैं, तो काली मृदा को ही कपास मृदा कहा जाता है। तो कपास मृदा के काली मृदा के 2 नाम हो गए, कपास मृदा और रेंगर मृदा। अब देखिए कि कौन सी जो मिट्टी है वो कपास की फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, तो वो आती है काली मृदा। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि इस मृदा को बनने में जलवायु और जनक शैलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस मृदा को बनाने में जलवायु व जनक शैलों का योगदान होता है। तो सबसे ज्यादा काली मृदा को बनाने में योगदान किसका होता है, जलवायु और जनक शैलों का। इसके बाद में देखिए यह जो मृदा है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो विशेषकर यह मृदा दक्कन का पठार का बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है, जो लावा और जनक शैलों से बनी है। यह मृदा है
यह जो मृदा है वो दक्कन का पठार क्षेत्र उत्तर पश्चिम तक फैली हुई है, उत्तर पश्चिम तक फैली हुई है या उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है, फैली हुई है। जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात का जो क्षेत्र है सौराष्ट्र कहलाता है कुछ क्षेत्र, मालवा, छत्तीसगढ़, यह जो मृदा है वो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पठार में पाई जाती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पठारों में पाई जाती है, पठारों में पाई जाती है। आगे अपन बात करते हैं तो गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों में दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक भी फैली हुई है। कृष्णा व गोदावरी नदी घाटियों तक फैली हुई है, घाटियों तक फैली हुई है। कि इस मृदा को बनाने में जलवायु और जनक शैलों का योगदान होता है। यह मृदा दक्कन का पठार जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम तक फैली हुई है, महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मालवा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश के पठारी भागों में पाई जाती है। इसके अलावा जो कृष्णा और जो गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र हैं वहाँ तक भी ये फैली हुई है। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन कि जो काली मृदा है इसकी विशेषता क्या है। आप उतार सकते हैं इसको। इस मृदा का रंग काला होता है, इसे रेंगर मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा का रंग काला होता है, इसे रेंगर मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा कपास की कृषि के लिए अधिक उपजाऊ है, इस कारण इस मृदा को कपास मृदा भी कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं, इस मृदा को जो बनाने में जलवायु व जनक शैलों का सबसे ज़्यादा योगदान होता है और यह मृदा है जो दक्षिण का जो पठार क्षेत्र है उसके उत्तर पश्चिम तक ये फैली हुई है। जैसे महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के पठारों में ये पाई जाती है। और अगर अपन बात करते हैं कि दक्षिण पूर्वी दिशा में ये गोदावरी और कृष्णा नदी घाटी तक क्या है, फैली हुई है। अब काली मृदा की विशेषताओं की बात करते हैं तो नंबर 3, काली मृदा की विशेषताओं की बात करते हैं तो 30 नंबर पर देखिए इसमें क्या क्या है। तीन नंबर पर अपन देखेंगे कि जो काली मृदा है बहुत महीन जो कण होते हैं और मृत्तिका से बनी होती है। काली मृदा महीन कणों और मृत्तिका से बनी होती है, मृत्तिका से बनी होती है। देखिए, तो जब जिस प्रकार से हम जलोढ़ मृदा पढ़ी, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्क और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, तो काली मृदा में महीन कणों और मृत्तिका से ये बनी होती है। और इसके बाद में देखिए कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता, नमी धारण करने की क्षमता
अधिक होती है। काली मृदा में आप जानते हो इसमें नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। आप जानते हो सूखने के बाद भी नीचे एक गीली होती है, सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती है, ये अत्यधिक चिकनी भी होती है। और देखिए इस मृदा में 4 नंबर पर, इस मृदा में क्या क्या पाया जाता है, जैसे देखिए इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस मृदा के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और इसके अलावा पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। पोटास, चूना पाया जाता है, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है। तो देखिए अब काली मृदा की विशेषताओं की बात करते हैं। तो काली मृदा महीन कणों और मृत्तिका से बनी होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, सील होती है इसमें। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना पाया जाता है, लेकिन इस मृदा में फास्फोरस की मात्रा कम होती है या कमी होती है। अब देखिए आगे इसकी क्या विशेषता होती है कि गर्म व शुष्क मौसम में, गर्म व शुष्क मौसम में, जैसे गर्मियों के दिनों में, गर्म व शुष्क मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, तरेड़ बोलते हैं इसको, दरारें पड़ जाती हैं। आप देखते होंगे कि कहीं अपना जोड़ वगैरह है, वहां देखा तो आप कि गर्मियों के मौसम में जो काली मृदा होती है उसमें विभिन्न प्रकार की दरारें पड़ जाती हैं, जिसको अपन तरेड़ वगैरह बोलते हैं। और देखिए और गीली होने पर यह मृदा चिपचिपाती है, गीली होने पर, गीली होने पर यह मृदा चिपचिपाती है, चिपचिपाती है, चिकनी होने के कारण, चिकनी होने के कारण। तो देखिए तो इस मृदा की एक विशेषता होती है कि जैसे ही गर्मी पड़ती है तो गर्म व शुष्क मौसम में ये मृदा में दरार पड़ जाती है, गीली होने पर यह मृदा क्या होती है, चिपचिपाती है, क्योंकि चिकनी होने के कारण। और इस कारण से इसको जोतना, इसमें जुताई करना बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए बारिश, मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से, जब हल्की फुल्की बारिश होती है, मानसून होने से, प्री मानसून बोल सकते हैं जिसको, उसी समय इस भूमि को क्या कर दिया जाता है, जोत दिया जाता है। तो ये बात हो गई अपने कि काली मृदा क्या क्या है। तो काली मृदा क्या आपने पढ़ा कि इस मृदा का रंग काला होता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसको कपास मृदा या रैगर मृदा भी कहा जाता है। जो ये मृदा होती है इसके निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो जलवायु और जनक शैली है। इसके अलावा देखिए काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह मृदा दक्कन के पठार क्षेत्र पश्चिम भागों में पाई जाती है। महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मालवा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के पठार में। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो कृष्णा और गोदावरी क्षेत्रों में ये पाई घाटियों तक फैली हुई है। काली मृदा महीन कणों मृत्तिका से बनी होती है। इसमें नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना पाया जाता है, लेकिन इसमें फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है।
और गर्म व शुष्क मौसम में इसमें क्या पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। गर्म और शुष्क मौसम में इसमें क्या पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। और इसके बाद में गीली होने पर यह मृदा क्या होती है, चिपचिपाती है। गीली होने पर यह मृदा क्या है, चिपचिपाती है। और इस कारण से इसको जोतना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस कारण से प्री मानसून प्रारंभ होने से पहले जब कुछ बारिश आती है हल्की फुल्की, तभी इसकी जुताई कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो आप मानचित्र के द्वारा इसको देख भी सकते हो कि भारत में काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए कि भारत में जो ये काली मृदा है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इसकी अपन चर्चा करते हैं। तो इधर से जो ये क्षेत्र है, इधर ले सकते हैं अपन इस क्षेत्र को। ये पूरा क्षेत्र आ गया सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, मालवा है। इसके जो पठारी क्षेत्र हैं वहाँ ये पाई जाती है। तो आप मानचित्र में ये देख भी सकते हैं कि जो काली मृदा है किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भारत में काली मृदा पाई जाने वाले क्षेत्र हो गए। एक तो ये क्षेत्र हो गए, इसके अलावा कुछ नीचे हैं, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ इधर पूर्व में भी कुछ क्षेत्र हैं, ये कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ काली मृदा पाई जाती है। तो देखिए भारत में काली मृदा पाए जाने वाले क्षेत्र है। भारत में काली मृदा पाए जाने वाले क्षेत्र, और इसमें मैंने बताया भी था आपको कि कौन कौन सा क्षेत्र आ गया। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र तो लगभग पूरा क्षेत्र ही आ गया, इसमें थोड़ा बहुत ही बच रहा है। सौराष्ट्र, मालवा, छत्तीसगढ़, का पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। तो इस प्रकार से देखिए कि हम देख भी चुके हैं कि भारत में काली मृदा पाए जाने वाले जो क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मालवा है, छत्तीसगढ़ के जो पठारी क्षेत्र हैं,
और इसके अलावा दक्षिण पूर्वी दिशा में बात करते हैं तो गोदावरी और कृष्णा जो नदी घाटियों के जो क्षेत्र हैं वहाँ तक भी ये फैली हुई है, यानी पश्चिम की तरफ में। इसके बाद देखिए कि आगे कल हम चर्चा करेंगे इसी मृदा के प्रकारों की, तो लाल पीली मृदा और लेटेराइट मृदा की अपन चर्चा करेंगे कि लाल पीली मृदा और लेटेराइट मृदा क्या है। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे मरुस्थलीय मृदा की और वन मृदा की, और इसके बाद में फिर अपन मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण की चर्चा करेंगे, और फिर इसके बाद में इस अध्याय की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। तो देखिए आप वीडियो रेगुलर देखते रहें। अगर किसी चीज़ की समस्या है तो आप कमेंट के द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। धन्यवाद।